वेलकम टू जीके फैक्ट्स। खरड़ में जानेंगे वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन हो गया है और इसके नए सत्र की भी शुरुआत कर दी गई है। हाल ही में जब इसके नए सत्र की शुरुआत हुई तो इसमें एक बिल को पेश करा गया जिसे महिला आरक्षण बिल कहा जा रहा था। अब ये जो महिला आरक्षण बिल था, जिसे मोदी जी के द्वारा एक नया नाम भी दिया गया था, जो कि था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, इसको पेश करा गया था। और इसे हमारे जो कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री हैं, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, इनके द्वारा इसे लोकसभा में पेश करा गया था। अब ये जो बिल था, इस पर काफी बहस चली, ठीक है। हालांकि इसमें ज्यादातर जो पक्ष थे, जो विरोधी थे, वो इसके समर्थक में थे। एक दो जने थे जो इसके समर्थन में नहीं थे, ठीक है। ये महिला आरक्षण बिल जो था, ये महिलाओं को आरक्षण देने की इसमें बात थी, वो भी राजनीति के अंदर। क्लियर है किन राजनीति में ये आरक्षण मिलने वाला है, यानी कि कहां पर आरक्षण मिलने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि काफी समय से ये बिल जो है पेश करा जा रहा था। हर सरकार इसे पेश करती थी, लेकिन पास नहीं हो पाता था। लेकिन अभी ये लोकसभा में, यानी कि उच्च सदन जिसे कहा जाता है, वहां पर तो ये पास हो गया है, लेकिन अभी निचले सदन में जाना बाकी है, ठीक है। क्या है ये पूरा बिल, इसका बनने के बाद महिलाओं को किस फील्ड में आरक्षण मिलने वाला है, वो मैं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, मैं बताने वाला हूं और आप इसको समझने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया महिला आरक्षण बिल, मोदी जी के द्वारा दिया गया नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, इसे पेश करा गया। अब सरकार ने इसे जो है सदन के निचले सदन में भी इसे पेश किया जाएगा और ये लागू भी होगा। निचले सदन मतलब देखिए, जब भी इस बिल को पेश करा जाता था तो ये लोकसभा में तो पेश हो जाता था, लेकिन राज्यसभा में आने आने तक ये बिल फेल हो जाता था, या ये भी कह सकता हूं मैं, लोकसभा में आने आने तक ये बिल पास नहीं हो पाता था, अटक जाता था। इसीलिए बोला गया कि भैया जो निचला सदन है, जैसे राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली विधानसभा, वहां पर भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि इस बिल के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? और इस बिल को जिस संविधान संशोधन के तहत पेश करा गया था कानून मंत्री के द्वारा, वो था 128वां संविधान संशोधन, जिसके तहत यह बिल लोकसभा में पेश करा गया था। अब बात आती है कि अगर यह बिल जैसे पास हो गया है, अब इस पर कानून बनेगा, तो कानून बनने के बाद ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी विधानसभा, माफ करिएगा, हमारी लोकसभा के अंदर 500 कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं, यानी कि 543 सीटें हैं हमारी लोकसभा के अंदर। लेकिन उन सीटों में केवल 82% की हिस्सेदारी महिलाओं की है। किसकी है? महिलाओं की। हमारा देश एक उभरता हुआ कंट्री है, एक उभरता हुआ देश है। विश्व की टॉप 5 जो है इकोनॉमी हमारे पास है, उसके बाद भी महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति के अंदर इतनी कम होना, यह कहीं ना कहीं चुभता था, ठीक है। इसी चुभन को मोदी जी ने बाहर निकाल दिया है ना। और अब जब ये इस पर कानून पूरी तरीके से बन जाएगा, तो जहां 82 सीटें हैं महिलाओं की, उस 82 सीटों में हमें उछाल देखने को मिलेगा, और वो उछाल होगा 181 सीटों का, ठीक है। और ये जो उछाल होगा, ये केवल लोकसभा में नहीं, मतलब ये केवल लोकसभा में नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा, खासकर दिल्ली विधानसभा के अंदर भी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार ये बिल इसी कारणों से रोक दिया जाता था। एक कारण और है जो मैं भी आगे समझाने वाला हूं। तो जहां 82 सीटें संसद के अंदर महिलाओं की है, अब 181 हो जाएंगी, याद रखिएगा। क्लियर है? कुल मिला के 33% आरक्षण दो है दिया जाएगा। समझ गए आप इस चीज को? दूसरा, अब ये जो विधेयक है केवल 15 वर्ष के लिए ही लागू होगा, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए लागू होगा। आगे अगर सरकार 15 वर्ष के बाद बदलती है या मोदी जी रहते हैं, लेकिन संसद के पास ये अधिकार होगा कि वो इसे बदल सकती है आगे चल के। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट है जो कि आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि कानून बनने के बाद जो तीसरी बात इसमें लागू होती है, वो ये होती है कि इस बिल को हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बाद का मुद्दा उठाकर रोक दिया जाता था। लेकिन जब हमारे केंद्रीय मंत्री ने यह बिल पेश करा था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यह बिल पास होते ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों पर भी आरक्षण लागू हो जाएगा। क्लियर है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आरक्षण लागू हो जाएगा। एक और पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, इस कानून के पास बनते के साथ ही वो भी कानून लागू हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर भी महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ा दिया जाएगा, वहां पर भी 33% आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को। क्लियर है? तो आई होप आप इसे यहां तक अच्छे से समझे होंगे कि महिला आरक्षण बिल का कानून बनने के बाद किन किन बातों पर फोकस करा गया और किन किन बातों पर महिलाओं को कहां का आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, दिल्ली विधानसभा से लेकर राज्य की जितनी विधानसभाएं हैं, सब पर आरक्षण लागू होगा।
क्लियर है। और अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके इतिहास की, क्योंकि ये जो बिल है वो राजीव गांधी की सरकार से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक भी इसको पास नहीं करा पाए, लेकिन मोदी जी ने करा दिया। क्या था ये पूरा इतिहास, चलिए इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो इस बिल पर हर सरकार अपना श्रेय लेने में लगी हुई है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, हर कोई अपने अपने नेताओं का नाम इसमें सामने ला रहा है। जैसे तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद है जिनका नाम है महुआ, इन्होंने ममता बनर्जी को इस महिला आरक्षण बिल की माता बताया है। वहीं कांग्रेस भी पीछे रहने वाला नहीं था, तो कांग्रेस की भी सोनिया गांधी ने अपने स्वर्गीय पति का नाम लेते हुए कहा कि उनका सपना है, यानी कि राजीव गांधी का सपना इसको बताया है महिला आरक्षण बिल को। वहीं जिसकी सरकार में ये आ रहा है वो कैसे पीछे रहेगी, तो भाजपा ने भी यहां पर भाजपा के एक नेता हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे, इन्होंने भी जो है गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज का नाम यहां पर लिया है। गीता मुखर्जी का नाम लेना यहां पर एक तरीके से काफी अच्छा था, क्योंकि इस पूरे महिला आरक्षण बिल का अगर कोई इसको सबसे बड़ा हीरो अगर इसका कोई है तो वो है गीता मुखर्जी। कौन है गीता मुखर्जी, आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सुषमा स्वराज जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कुल मिलाकर ये था कि हर कोई जो अपनी पार्टी है वो अपने नेताओं का नाम यहां पर आगे लाकर इस बिल को अपना बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके इतिहास को लेकर। तो देखिए इसका इतिहास जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी के समय से स्टार्ट होता है, यानी कि 1989 में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे उन्होंने इस बिल को लेकर आए थे संसद के अंदर, ठीक है। इन्होंने इस बिल को पेश करा था और शहरी और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की बात करी थी, क्लियर है। हालांकि ये बिल लोकसभा में तो उस समय पारित कर दिया गया था, लेकिन जब इस बिल को राज्यसभा में पारित होना था तब ये वहां पर रुक गया था, और यही होता हुआ आ रहा है जब से लेकर आज तक कि ये बिल रोक दिया जाता था लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में। हाल ही में भी अभी जो है ये लोकसभा में तो पारित हुआ है, लेकिन अभी इसे राज्यसभा में भी जाना बाकी है, क्लियर है। दूसरे बात, जब ये 1989 में राजीव गांधी भी इसको पारित नहीं कर पाए, तो फिर 1992 में लेकर 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री बने थे भारत के। उन्होंने भी इस बिल को पेश करा था और इन्होंने 72वें और 73वें संविधान संशोधन के तहत इस बिल को पेश करा था। इन्होंने भी ग्रामीण और शहरी स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने सारे पदों पर बात करी थी, जो कि 33% आरक्षण की बात हुई थी, क्लियर है। हालांकि यह बिल उस समय भी पेश नहीं हो पाया, इसको वहां पर भी रुक गया ये बिल। अब आता है 22 सितंबर 1996। जब 22 सितंबर 1996 में एचडी देवगौड़ा की सरकार आई, उन्होंने, यानी कि जिनकी सरकार का नाम था संयुक्त मोर्चा सरकार, इन्होंने भी पहली बार 81वें संविधान संशोधन का यूज कर इस बिल को पास मतलब लोकसभा में पारित करवाया था। लेकिन ये उस समय काफी विरोध हमें देखने को मिला था, जिसमें 3 बड़े नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया था, जो कि सबसे पहले थे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, और इसमें एक और नाम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शरद यादव का। ये इन्होंने 3 बड़े नेताओं ने मिलकर इस बिल का जमकर विरोध करा, जिसके कारण ये बिल को रोक दिया गया। इस बिल को रोक तो दिया गया था, लेकिन इसमें एक समिति भी बना दी गई थी, जिसे गीता मुखर्जी समिति के नाम से जाना जाता था। इसीलिए भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम निकाला, गीता मुखर्जी, जो कि मैंने आपको बोला था ना कि ये पूरे इस महिला आरक्षण जो बिल है इसकी कहीं ये जो है इसकी हीरो है, क्लियर है। तो गीता मुखर्जी जो समिति बनाई गई, इन्होंने 7 सिफारिशों, इनको ये समिति सौंपी गई, तो इन्होंने 7 सिफारिश की मांग करी, मतलब इन्होंने 7 बातों को अपनी रिपोर्ट में रखा था, ठीक है। आप देख सकते हैं वो 7 बातें हैं जिनको गीता मुखर्जी ने अपनी जो समिति थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बिल को रखा था, क्लियर है। आप यहां पर क्लियर तौर से देख सकते हैं, क्लियर। इन्होंने ये जो रिपोर्ट पेश करी थी वो दिसंबर 1996 में पेश करी थी, ठीक है। अब ये जो 7 बातें थी इसमें से 2 बातें नहीं माननी थी, जिसकी वजह से ये बिल फिर रुक गया। लेकिन जब इन्होंने ये रिपोर्ट पेश करी थी, उसी समय लोकसभा का विघटन भी हो गया था, और जब लोकसभा का विघटन हुआ तो इस बिल का भी विघटन हो गया, यानी कि ये विधेयक उस समय भी पास नहीं हो पाया, क्लियर है। इसके बाद जो है 2 साल के बाद ही हमें अटल बिहारी वाजपेयी सर की सरकार देखने को मिली, यानी कि एनडीए की सरकार आ गई थी 1998 में, ठीक है। उन्होंने भी जब 12वीं लोकसभा हुई तो उसमें इस बिल को पेश करा था, लेकिन उस समय भी इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके बाद ये 1999, 2002 और 2003 में भी इस बिल को पेश करा गया, लेकिन इसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। 2010 में भी हमें ये बिल जो है लोकसभा में देखने को मिला था, लेकिन यानी कि संसद के अंदर देखने को मिला था, लेकिन इस बिल
को उस समय भी पारित नहीं कर पाया और उस समय इस बिल का जमकर विरोध हुआ था। इतना विरोध हुआ था कि देखने लायक नहीं था। संसद के अंदर काफी हाथापाई हमें देखने को मिली थी, ठीक है, इस बिल को लेकर। लेकिन 2023 में नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, मोदी जी की सरकार है और साथ ही अभी ये बिल इतनी आसानी से इसलिए पास हो गया क्योंकि इस बिल का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, सभी ने इस बिल का जो है मोदी जी का यहां पर साथ दिया है। अगर किसी ने इसका विरोध करा है तो वह ओवैसी। इस व्यक्ति ने ये व्यक्ति रहता तो भारत में ही है, लेकिन ये कहता भी है कि हम भारत के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये भारत माता की जय बोलने से ही पीछे हटता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत की जो है रक्षा करना चाहता है। तो इसका विरोध करना हो या कुछ भी हो, क्योंकि इसके साथ एक और नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, वो इन्हीं के पार्टी के थे, लेकिन इतना कोई मायने नहीं था क्योंकि यहां पर जितनी बड़ी सरकारें जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गई, उन सभी ने इसका जो है मोदी जी के साथ इन्होंने साथ दिया था, इसलिए बिल लोकसभा में आसानी से पास हो गया है। अभी इसको जो है विधानसभा के अंदर जाना बाकी है, वहां पर भी एक रिलीज पास हो जाए क्योंकि इसका विरोध कोई भी नहीं कर रहा है इस समय। क्लियर है? तो आई होप आप इसको यहां तक इसके इतिहास को तो अच्छे से जान गए होंगे कि कितनी बार ये बिल लाया गया लेकिन ये पास नहीं हो पाया, मोदी जी आए तो पास हो गया। अब बात आती है यहां पर हीरो की बात जानने की। मतलब गीता मुखर्जी का नाम मैंने आपको बताया था कि गीता मुखर्जी जो थी उन्होंने एक समिति बनाई गई थी जिन्होंने इसकी सिफारिश करी थी 7 बातों की, जिसमें से 2 बातें नहीं मानी जा रही थी, ठीक है, और बाकी बातें मानी जाती थी, इसलिए बिल बार बार रुक जा रहा था। दूसरा कारण इस बिल को रोकने का यह भी था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को बार बार इसमें जो है नहीं जोड़ा जा रहा था, इसीलिए भी इस बिल को रोक लिया जा रहा था। क्लियर है? लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। पूरी तरीके से जो बातें थी सिफारिश करी गई थी वो सारी बातें यहां पर मान ली गई है। गीता मुखर्जी की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं 1967 से लेकर 1977 तक ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गीता मुखर्जी जो है ये महिला आरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने में गीता मुखर्जी की अहम भूमिका थी। मसौदा का मतलब क्या होता है कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि, पूरी भूमिका तैयार करने में अगर किसी का हाथ है तो वो है गीता मुखर्जी का, ठीक है, इसीलिए इनको इसका हीरो माना जाता है। क्लियर? तो आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे कि आखिर में ये महिला आरक्षण बिल क्या था, और अभी पारित हो गया है, कानून बन जाएगा इस पर, और उसके बाद ये होगा कि जहां संसद के अंदर 543 सीटें हैं जिसमें से 82 सीटों में केवल महिलाएं हैं, अब वो आंकड़ा बढ़कर 181 चला जाएगा, यानी कि 33% आरक्षण मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि दिल्ली विधानसभा के अंदर भी जो है महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे, उम्मीद करता हूं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगा हो कुछ मैंने नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, आंसर मिल जाएगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।